अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th उर्दू ग्रामर कंप्लीट आरबीएससी की 10th क्लास की उर्दू ग्रामर। हमने इसमें पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके जो ग्रामर में जो भी चैप्टर है सबको एक साथ शामिल किया है और इसमें से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, यानी आपकी कंप्लीट ग्रामर है एक ही क्लास में और बिल्कुल शॉर्ट रूप में और अच्छी तरीके से आपको पेश कर रहे हैं। कंप्लीट क्लास देखिएगा, आपको खूब अच्छी तरह समझ में आएगी और इसी में से आपके सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहला, जैसा कि आपको पहले ही दिख रहा है क्लास में, क्या है? फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल। ये क्या है? आपकी तीन चीज़ें हैं, फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल। इनमें से आपको किस तरह सवाल बनेगा कि कम से कम दो को पूछ लेगा, आपको दो की तारीफ़ बयान करवाएगा। मिसाल तौर पर आपको तीनों दे दी, इनमें से कह दिया कि किसी दो की तारीफ़ लिखिए, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, इनमें से किसी एक की करनी है। तो हम एक साथ इन सभी को देख लेंगे। क्या करें? फ़ैल। फ़ैल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात क्या करें? फ़ैल। फ़ैल कहते हैं क्रिया को, हिंदी में क्रिया को कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। कैसे? फ़ैल वो अल्फाज जो क्या है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाता है? फ़ैल कहलाता है। या इसकी दूसरी तारीफ़ क्या है? किसी भी तरह के काम को क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। अब इसको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको मिसाल के साथ लिखनी है। जैसे सोना, खाना, दौड़ना, रोना, आपने बहुत पढ़ी होंगी, खेलना, कूदना, ये सारी किस में आती हैं? फ़ैल में आती है, यानी क्रिया में आती है। ये आपका समथिंग 2 नंबर का सवाल इस तरह का बन जाएगा। आगे क्या है? फ़ाइल। फ़ाइल कहते हैं दोस्तों कर्ता को। फ़ाइल किसे कहते हैं? कर्ता। अब आप जानते हो कर्ता किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने वाला क्या है? करता है। तो इसी तरह इसकी क्या हो जाएगी? तारीफ़ हो जाएगी। यानी किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। मिसाल के लिए, मिसाल, अकरम खेलता है, अजलान खाना खाता है, तो इसमें अकरम क्या हो जाएगा? फ़ाइल, और इसमें अजलान क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। तीसरा क्या है आपका? मफ़ऊल। तीसरा है मफ़ऊल। मफ़ऊल कहते हैं कर्म को, यानी ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह के काम को या किसी भी काम को क्या कहते हैं? मफ़ऊल। एक दूसरी तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी फ़ाइल क्या है? फ़ाइल जिस काम को करता है, फ़ाइल जिस काम को करता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मफ़ऊल। यानी ये दूसरी इसकी तारीफ़ है, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। यानी फ़ाइल जिस काम को करता है उसे क्या कहते हैं? मफ़ऊल। जैसे अजलान क्रिकेट खेलता है, अगर अजलान क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा? मफ़ऊल। फ़ाइल क्या हो गया? अजलान, और क्रिकेट क्या हो गया? मफ़ऊल, और खेलता क्या हो गया? फ़ैल। यानी एक एक सेंटेंस से, एक ही जुमले से आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ये आपके मुकम्मल हो गई फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल। इनमें से आपको 100% एक सवाल आएगा, 2 नंबर के एक सवाल बनेंगे आपके इसमें से। अच्छी तरीके से को दोबारा क्लास को देख सकते हैं, अगर समझ ना आए तो दोबारा एक बार क्लास को ज़रूर देख लेना। आगे चलिए, सेकंड टॉपिक है आपका मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, मुतज़ाद किसको कहते हैं? विलोम शब्द को। और दूसरा है पर्यायवाची अल्फाज। यानी हमने आपको यहाँ मुख्तसर से दिए हैं और आप थोड़ा सा किताब वगैरह में से देख लेना, इंशाल्लाह इसी में से आपके ऐसे ही सवाल बनेंगे। क्या कह रहे हैं? पहली बात ये देख लें, मुतज़ाद अल्फाज कहते किसे हैं? वो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्टे हों, यानी क्या है? उल्टे मायने देते हो, क्या कहलाते हैं? मुतज़ाद कहलाता है। जैसे आसमान का क्या हो जाएगा? ज़मीन। ठीक है, और काला का क्या हो जाएगा? गोरा या सफ़ेद। हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी, हयात का क्या हो जाएगा? मौत। ऊंचा का हो जाएगा नीचा। लड़का का हो जाएगा लड़का का हो जाएगा लड़की। जन्नत का हो जाएगा जहन्नुम। और नेकी का हो जाएगा बदी। नेक का हो जाएगा बद। और खूबसूरत का हो जाएगा बदसूरत। इसी तरह आपके जो भी अल्फाज हैं उनको आप किस तरह? मुतज़ाद अल्फाज में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो हमने यहाँ पूरे आपके एक साथ जो मुतज़ाद अल्फाज जो भी आपके लेसन में है वो आपको कंप्लीट दे रखे हैं। जैसे सच्चाई का क्या हो जाएगा? झूठ। दुख का हो जाएगा सुख। बहादुर का बुज़दिल। कैद का आज़ाद। एक बार आप इसको गौर से पढ़ लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप पढ़ सकते हो। अव्वल का आखिर। शब का रोज़। शब कहते हैं रात को, रोज़ कहते हैं दिन को। ताकतवर का कमज़ोर। साफ़ का गंदा। इज़्ज़त का ज़िल्लत। यानी हमने आप कंप्लीट आपके जो चैप्टर है, जो आपकी बुक में जो लेसन है, उन्हीं में से हमने आपको छांट कर सारे इसमें लिख दिए हैं। जो खास आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे क्या हो जाएगा? आबाद का बर्बाद है। तहरीर का तकरीर है। तहरीर कहते हैं लेख को, और तकरीर कहते हैं बोलने को, यानी स्पीच को। ठीक है, असल का नकल। ईमान का कुफ्र। कदीम का जदीद। इस तरह मुकम्मल हमने आपके मुतज़ाद अल्फाज लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह इनमें से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये, इसी क्लास में आपकी पूरी 10th की आरबीएससी की ग्रामर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहले बार तारीफ देख लेंगे इसकी। वो है अल्फाज जो हम मायना हो। हम मायना यानी एक जैसे मायने देते हों।
तो किसको कहते हैं भाई मुतरादिफ अल्फाज? वो अल्फाज जो हम मायने हो, हम मायने नहीं, एक जैसे मायने रखते हो या फिर एक जैसे मायने देते हो, क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। आपको कैसे देगा? जैसे आपको दे दिया ज़मीन, इसके क्या लिखे? मुतरादिफ अल्फाज। जैसे ज़मीन का क्या हो जाएगा? फ़र्श, फ़र्श को क्या कहते हैं? ज़मीन। अर्ज़, खाक, मिट्टी, ये सब किसके हैं? किसके मुतरादिफ है भाई? ज़मीन। इसी तरह आँख का क्या हो जाएगा? नज़र, बसर, दीदा। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? आँख ही कहते हैं। इस तरह आसमान का फलक, चरख, अर्श, ये सब किसके? आसमान के मुतरादिफ अल्फाज। ऐसे ही आप थोड़ा अपने कुंजी वगैरह में थोड़ा 2-4 और देख लें, इन्हीं में से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखिए, तीसरा टॉपिक है आपका वाहिद और जमा। वाहिद कहते हैं दोस्तों एक वचन को। वाहिद किसे कहते हैं? एक वचन को, यानी किसी भी एक चीज़ को क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। इसकी क्या हो जाएगी? तारीफ हो जाएगी। किसी भी एक चीज़ को क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। जैसे किताब, ठीक है, सवाल, जवाब, ये सब क्या है? वाहिद है। दूसरा है जमा। जमा को कहते हैं बहुवचन। ठीक है, ये दो से ज़्यादा चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। जैसे अपन बना लेंगे उस्ताद, उस्ताद का क्या हो जाएगा? जमा। असातिज़ा। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चों। लड़का का लड़के। मकान का मकानात। इसी तरह किताब का क्या हो जाएगा? कुतुब। सवाल का सवालात। जवाब का जवाबात। आगे देखेंगे मुहावरे। मुहावरा क्या है दोस्तों? मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 1 नंबर का सवाल आपसे बन सकता है कि मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप क्या लिखेंगे? मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने क्या है? बाहमी गुफ्तगू। बाहमी कहते हैं आपसी, गुफ्तगू यानी बातचीत करना। बाहमी कहते हैं आपसी और गुफ्तगू कहते हैं बातचीत। ठीक है, तो इसका क्या हो गया भाई? बातचीत करना, आपसी बातचीत करना। जैसे मिसाल तौर पे आंखें दिखाना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? गुस्सा करना। लुत्फ़ उठाना यानी मज़े लेना। दिल से उतरना यानी नफ़रत करना। ये क्या है? मुहावरे, इनका मायने है। आपको किस तरह का सवाल बनेगा? या तो मुहावरे दे दिया, जैसे आंखें दिखाना, तो आपसे इसको पूछ लिया जुमलों में इस्तेमाल। दिल से उतरना, इसको पूछ लिया जुमलों में इस्तेमाल, या इसका पूछ लिया मायना। ये हमने फहरिस्त बनाई है वाहिद जमा की, एक बार इसको मुकम्मल देख लेंगे, यानी कौन कौन से आपके वाहिद जमा हैं। जैसे जंगल का क्या हो जाएगा भाई? जंगलात। शिकायत का शिकायत। फ़ौज का अफवाज। सुल्तान का सलातीन। इस तरह सब्जी का सब्जियाँ। रूह का अरवा। मंजिल का मंजिला मनाजिल। जवाब का जवाबात। कलम का अकलाम। किस्म का अक़साम। उस्ताद का असातिज़ा। ठीक है, यानी इस तरह आप मुकम्मल, हमने आपके जो भी आपके सबक में क्या थे? वाहिद जमा थे। जो भी आपके चैप्टर इस साल दिए हैं, 70% का जो सिलेबस है, उसी चैप्टर में सारे आपके एक साथ मुकम्मल ये वाहिद जमा लिख दिए, यानी एक वचन बहुवचन लिख दिए। एक बार इनको आप आराम से तसल्ली से पूरे इनको देख सकते हैं। जैसे इत्तिला का इत्तिलात। माहिर का माहिरीन। मालूम का मालूमात। अखबार का अखबारात। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज़ का फ़राइज़। एहसान का एहसानात। सवाल का सवालात। ये सब क्या है? ये इसकी जमा है। देखो, आप मुकम्मल क्लास को रोक कर आराम से इनको पढ़ सकते हो बिल्कुल आसानी से। इनसे इंशाल्लाह एक भी आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा वाहिद जमा का। एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लें। अगला पॉइंट है आपका कहावत और ज़रबुल मसल। ठीक है, अब इनमें से किस तरह सवाल बनेगा आपको? या तो आपको कोई कहावत दे देगा, उसको क्या है? जुमलों में इस्तेमाल करवा लेगा, या फिर आपके कहावत या ज़रबुल मसल क्या पूछ लेगा? मायने पूछ लेगा। सबसे पहले देखते हैं कहावत या ज़रबुल मिसल कैसे कहते हैं। वो कौल यानी वो कथन, वो कलमा, वो कौल या जुमला जिससे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। यानी कहावत का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए, उस बात में क्या है? मजबूती हो, उस बात को लोग क्या है? उस पर अच्छा समझे उसको। ठीक, इसलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कहावत का। मिसाल के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये आपने कहीं हिंदियों में पढ़ा होगा कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके क्या मायने? आम के आम गुठलियों के दाम। मिसाल इसके अर्थ को क्या हो जाएगा? इसके मायने हो जाएंगे यानी दोहरा लाभ होना, यानी डबल मुनाफा होना। सूरज को चिराग दिखाना, यानी इल्म को क्या है? कमतर समझना है ना। इस तरह इसके क्या हो जाएंगे? जमा हो, वो कहावत के मायने हो जाएंगे। अगला टॉपिक है आपके साबके और लायके। ये आपका 2 नंबर का सवाल बनेगा। इसी में से कैसे बनेगा? या तो आपको किसी लफ्ज़ से क्या बनवा लेगा? साब का लिखवा लेगा, या फिर उससे क्या लिखवा लेगा? लाहिका, यानी किसी लफ्ज़ में लगवाएगा आपके साब का या लाहिका। तो पहले देख लेते हैं साब का किसे कहते हैं। साब का हिंदी में बोलते हैं इसको उपसर्ग। ठीक है, साब का क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग। वो हर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू या पहले जुड़कर उसके मायने बदल दे। यानी साब का कहाँ जुड़ता है? किसी भी लफ्ज़ के पहले। कहाँ जुड़ता है भाई? किसी लफ्ज़ के पहले। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका साब का कहलाता है। देखो मिसाल के लिए एक सूरत लफ्ज़ है आपका, इससे पहले क्या जोड़ दिया? बद, तो क्या हो गया? बदसूरत। ऐसे ही आपका दूसरा लफ्ज़ है सूरत, इससे पहले क्या जोड़ दिया? खूब, तो क्या हो गया? खूबसूरत। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके साब का। हमने फहरिस्त दे रखी है नीचे, आगे आपको तफसीर सब कराएंगे इनको। आगे देखिए
प्रत्यय यानी लाहिके, उर्दू में क्या कहते हैं लाहिके, हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। जाहिर सी बात है हिंदी में पढ़ा होगा आपने प्रत्यय, वो हर जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर उसके मायने बदल देते वो क्या कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे हमारे पास जो कोई लफ्ज़ है कौन सा हिंदू है, अगर इसमें हमने क्या जोड़ दिया स्थान जोड़ दिया तो ये लफ्ज़ क्या हो गया भाई हिंदुस्तान, तो इसमें प्रत्यय क्या लगा स्थान, ठीक है। ऐसे ही इस्लाम में हमने क्या जोड़ दिया आबाद, तो इस्लाम अपना लफ्ज़ था उसमें हमने क्या जोड़ा आबाद, तो क्या बन गया भाई इस्लामाबाद। ऐसे ही मुस्कुराना एक लफ्ज़ है उसमें क्या जोड़ दिया हट, तो क्या बन गया मुस्कुराहट, ठीक है। तो इस तरह हमने आपको देखो नीचे इसकी पूरी फहरिस्त दे रखी है साबकों की, इनको आप तफसीर से समझ लें। ये पूरी मिसालें दे रखी हैं, जैसे ये साबका है ये इसका मायना है, जैसे बद से क्या बनेगा बद अखलाक, ठीक है, बद किरदार, बदकिस्मत। ऐसे ही बे से बेवकूफ़, बेहया, बेशरम, ठीक है, यानी इस तरह आप इनको बना सकते हैं। ला करते नहीं, ला से क्या बनेगा लाजवाब, क्या बनेगा लाजवाब, लावारिस, लाफानी, लाइन नहीं लाफानी नहीं कभी ख़त्म ना होने वाला, ठीक है। इस तरह बा से बा यानी साथ, बा असर, बा अदब, बाशऊर, ये सारे इनसे किससे बन जाएंगे इनसे बन। ये सारे आपके क्या हैं साब के हैं, कौन कौन से बद है, बे है, ला है, बा है, खुश है, अहल है, दर है, ठीक है, आ है, अन है, ला है, अहल है, बर, पुर, खुद, खुश, पेश, जी, शाह, जेर, सर, साहिब, ठीक है, आली, अदम, गैर, कम, नो, नीम, हम, रोज़, ठीक है, जोद, ये क्या है सुबक, ना, पा, यक, ये सब क्या है आपके साबका, ये सारे आपके क्या हैं साबका हैं। इधर देखिए दी से नीचे लाहिके की मिसालें दे रखी हैं आपको। लाहिके में कौन कौन से, जैसे खाना, खाना से क्या क्या बनेगा भाई कैद खाना, ठीक है, दवा खाना, कारखाना, खाना का अर्थ क्या होता है जगह, ठीक है, या घर। इसी तरह तरा, ठीक है, तर से क्या बनेगा बुरा, तर का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदतर, बेहतर, बरतर, ज़्यादातर, ठीक है, इस तरह बन जाएंगे। आगे देखिए ख्वा का अर्थ होता है चाहना, खातिर ख्वा, खैर ख्वा, तन ख्वा, ठीक है। बंद से बन जाएगा कमर बंद, ठीक है, ये सारे बन जाएंगे, नज़र बंद, हथियार बंद। तो ये आपके मैंने साहब के दे रखे हैं, टोटल नीचे हमने इसके दे रखे हैं जो भी आपके साहब के हैं ये, ठीक है, जो क्या है जो लाहिके हैं ये वाले, लाहिके की मिसाल चल रही है लाहिका। तो जो लाहिके हैं हमने मुकम्मल आपके लिए यहाँ दे रखे हैं, जैसे आरा है, अफरोज़ है, अंदाज़ है, बाज है, बान है, बख्श है, ये सारे आपके क्या हैं इनको आप गौर से पढ़ लेंगे। ये सारे आपके क्या हैं ये लाहिके हैं, ठीक है, ये सारे जैसे दा है, रसा है, घर है, नविसे, पसंद है, नशीन है, ख्वाहें, खैर है, इन सब के आप क्या हैं ये इनको थोड़ा देख लेना, इन्हीं में सारे लफ्ज़ जुड़कर बनेंगे। अगला टॉपिक है आपका रमूज़ औकाफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके दो आपको अलामत पूछेगा और उसको क्या है या फिर उनकी नाम या अलामत पूछेगा, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। देखो सबसे पहले ये जाने कि रमूज़ औकाफ हिंदी में कहते हैं इसको विराम चिन्ह, क्या बोलते हैं भाई विराम चिन्ह। ये देखो दो लफ्ज़ है, एक है रमूज़ और एक है आपका औकाफ, ठीक है, औकाफ। अभी कैसे कैसे बने, सबसे पहले रमूज़ को देख लेंगे हम। रमूज़ लफ्ज़ है, जो रमूज़ लफ्ज़ बना है रम्ज़ से जिसके मायने है अलामत या निशान, यानी रमूज़ लफ्ज़ किससे बना है रम्ज़ से, किससे बना है भाई रम्ज़ से, जिसके मायने क्या है अलामत या निशान या चिन्ह, ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ क्या है अपना औकात, औकात किसकी जमा, औकात बना है वक्फ से और जिसके मायने ठहरना या रुकना। अब देखो मुकम्मल क्या होगा, किसी जुमले में ठहरने के लिए जो अलामत लगाई जाती है उसे रमूज़ औकाफ कहते हैं। जैसे इसके इस्तेमाल कहते हैं, अगर क्या करें इसके इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इसके इस्तेमाल के बिना मतलब वो मफ़हूम क्या हो जाता है बदल जाता है। मिसाल तौर पे मैंने आपको एक वाक्य लिखा, देखो रुको मत जाओ, ये बहुत ही क्या है व्यवहारिक उदाहरण है, हर जगह इसी को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया क्या करें रुको मत जाओ। अगर मैंने आपको यहाँ अलामत ये लगा दी कौन सा सकता, यानी कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, अब किसका अर्थ क्या होगा रुको मत जाओ यानी यहीं ठहर जाओ। अगर मैंने यही अलामत देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, रुको मत जाओ, ठीक है। अगर मैंने पहले कहाँ लगाई थी अलामत, यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। अगर यही अलामत मैं कहाँ लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ से हटा के, तो क्या जाए रुको मत जाओ। देखो पहले क्या कर रुको यानी ठहर जाओ, जाओ मत, अब क्या करें रुको मत
जाओ। तो ये क्या है, इससे इसका मायने और मफहूम ही बदल जाता है। इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रमूज़ गौफ किसी भी ज़बान में, किसी भी लैंग्वेज में। तो इनको एक बार क्या है, एक तरफ हमने क्या है पूरा डायग्राम बना रखा है आपको, फहरिस्त, एक तरफ क्या है इसकी अलामत है और एक तरफ क्या है उसके नाम है। तो आपको सवाल किस तरह बनेगा, सवाल भी इसी तरह बनेगा। आपको या तो क्या दे देंगे, अलामत दे दी कोई सी भी इनमें से और उसका नाम पूछ लिया, या फिर उर्दू नाम दे दिया उसकी अलामत पूछ ली। देखो नंबर सुअर, पहले नंबर पे आपकी क्या है, ख़त्मा। ख़त्मा का अलामत क्या है, ये इस तरह, ठीक है, ख़त्मे की अलामत है ख़त्मा, और इसको बोलते हैं कामिल वक्फ़ा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फुल स्टॉप। ये आपकी अलामत किसकी है भाई, ख़त्मे की, जो ये गोले में मैंने अंदर रख दिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी क्या है, नीम वक्फ़ा। नीम वक्फ़ा क्या कहते हैं, सेमी कोलोन। दूसरी क्या है आपकी, नीम वक्फ़ा। तीसरा है आपका सख्ता, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोमा। सख्ता को क्या बोलते हैं भाई, कोमा, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपकी ये अलामत है राबता या तफसीरिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलोन, ठीक है। ये आपको पता है कि इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ख़त्मा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई, जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, ख़त्मे का इस्तेमाल। नीम वक्फ़ा, ये जब सख्ते से ज़्यादा इस्तेमाल करना हो, नीम वक्फ़ा। सख्ता, जब किसी जगह एक तरह से कई चीज़ें इस्तेमाल की हो, एक ही नाम हो, या फिर एक तरह की कई चीज़ों को इस्तेमाल किया हो, उसके लिए क्या लगाता है, सख्ता, ठीक है। इस तरह आप क्या है इनको देख लेंगे। आगे देखते हैं, पाँचवें नंबर पर आपके तफसीलिया। तफसीलिया को होते हैं कोलोन एंड डैश, यानी किसी भी चीज़ की हम क्या लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तफसीलिया का। इस तरह छठे नंबर पर आपके सवाल निशान, ये जिसको आप सब जानते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है इस्तिफहामिया। ये कहाँ लगाया जाता है, जब किसी वाक्य में सवाल किया जाता है तो उसके लास्ट में ये क्या लगाया जाता है, सवाल निशान। फ़र्क थोड़ा सा ही है, हिंदी में इस तरह लगते हैं और उर्दू में इसका क्या कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे सातवें नंबर पे आपकी क्या है, निदाइया फिजाइया, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं निदाइया फिजाइया, विस्मय बोधक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे आठवें नंबर पे आपका क्या है, वावेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। ये है आपका कोसेन, जिसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। यह आपका मुतसाविया, जिसको बराबर बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। आगे 11 नंबर पे आपकी खत ज़ेर है, जिसको कि अंडरलाइंड है, यानी कोई लफ्ज़ का हमें क्या उस पर ध्यान दिलाना है या उसको फोकस करना है, तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, अंडरलाइन। जैसे मैं खुद ही इसमें यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक अंडरलाइन, यानी खत ज़ेर बोलते हैं इसको। ये अलामत हज़फ, जिसे हमने कोई वाक्य लिखा और उसमें आगे छोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं, अलामत हज़फ, जिसको मार्क ऑफ एमिशन बोलते हैं, ठीक है, मार्क ऑफ मिशन। ये दोस्तों, ये तो हो गए हमारे छोटे छोटे। अभी इसके आगे और अपने बड़े बड़े थोड़े से ग्रामर के टॉपिक हैं। ये अगला टॉपिक क्या है, इस्म। दोस्तों इस्म किसे कहते हैं, इस्म को कहते हैं हिंदी में संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा से आप पता चल गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो वही उर्दू में है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें वही, लिखने का अंतर है। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नाउन, ठीक है। अब देखो, इस्म यानी संज्ञा, ठीक है, इस्म यानी संज्ञा। देखो अब इसकी तारीफ देखो, वह लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़, जगह, ठीक है, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत के नाम को बताए, उसे क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। मिसाल अजलान, दहली, कुर्सी, खुशी वगैरह, ये सब क्या है, किसी का नाम है, और क्या है, कोई जगह का नाम है या फिर कैफियत के नाम है। खुशी क्या हो गई, कैफियत हो गई, कुर्सी का कोई चीज़ हो गई, दहली शहर हो गया, ठीक है, यानी जगह हो गई, और अजलान क्या हो गया, शख्स यानी नाम हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, इस्म। आगे देख लेते हैं, इसम की कितनी किस्में, इसको खास तौर से 2 किस्में हैं। इसमें खास का दूसरा नाम है इसमें मारफा, और दूसरी इसमाम का दूसरा नाम है इसमें नकीरा। अब देखो इसमें खास किसे कहते हैं, इसमें खास वो लफ्ज़ जो किसी खास फ़र्द, खास जगह, फ़र्द यानी शख्स, खास जगह या खास चीज़ को ज़ाहिर करे, क्या कहलाता है, इसमें खास कहलाता है। मिसाल अरहम, अकबर, लाल किला, बर्फ़ी, ये सारे क्या हैं, इसमें खास में आएंगे। आगे क्या है, इसमें आम। इसमें आम किसी भी ज़ात यानी जानदार, बेजान, आम जगह, आम चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। जैसे औरत, लड़का, गाय, मकान वगैरह, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसमें खास। अब देखो मैं आपको इसमें से बिल्कुल आसानी से अंतर बताता हूँ, इसमें खास और इसमें आम में क्या डिफरेंस है। मिसाल और मैंने कहा लड़का, ठीक है, और मैंने कहा राहुल। अब अंतर क्या है इसमें, लड़का क्या हो जाएगा, आम, यानी लड़का कोई भी हो सकता है, ये तो होगा इसमें आम। और राहुल ये एक नाम है, फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें खास, ठीक है। इतने से आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, ये होगा दोस्तों आपकी इस्म कंप्लीट।
आगे देखते हैं। देखो बहुत ही शॉर्ट में करा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में तो करा रहे हैं आपकी वही चीज़ें जो आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं, इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। एक बार आप चाहे पेपर उठाकर भी देख लेना पिछले पेपर, और कुछ हम कराएंगे भी आपको मॉडल पेपर भी, एक पेपर हमने डाल भी रखा है लास्ट ईयर का, उसको भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। तो देखो अगला टॉपिक है दोस्तों ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। किसको बोलते हैं भाई? सर्वनाम। अब जाहिर सी बात है, सर्व यानी सभी के नाम, सर्व यानी सभी, नाम मिसनाम, सभी के नाम क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। उर्दू में बोलते हैं ज़मीर। देखो तारीफ, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह बोला जाए, यानी संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले लफ्ज़ शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इसम की जगह बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाएंगे? ज़मीर कहलाएंगे। मिसाल मैं, वो, हम, तुम वगैरह। अगर देखो ज़मीर की किस्में, ज़मीर की 5 किस्में होती है। कौन कौन सी भाई? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारी। देखो ये मैंने डिटेल से इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आपको इन्हीं में से सिर्फ सवाल बनेगा, सिर्फ ज़मीर और इसमें, इनमें से आपको डायरेक्ट तारीफ पूछेगा या फिर इसकी किस्में बस, ठीक है। यहाँ से आगे आपको नहीं पूछेगा। फिर मैं आपको बता दूँ ज़मीर शख्सी यानी जो ज़मीर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। मौसूल है, इसको संबंधवाचक बोलते हैं। ज़मीर इस्तिफ़ाम, ये सवाल है, सवाल करने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों सिफ्त। सिफ्त क्या होता है? विशेषण। सिफ्त क्या होती है भाई? विशेषण, ठीक है। सिफ्त कहते हैं विशेषण को। अब देखो सिफ्त की तारीफ क्या है? वह लफ्ज़ जिसमें किसी इसम या ज़मीर की क्या है अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। मिसाल खूबसूरत लड़का, मीठा आम, काला कोट, ये सब इसकी लड़के की क्या खूबसूरत है? वो खूबसूरत है। आम की क्या खूबी है? वो मीठा है। कोट की क्या खूबी? वो काला है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके? ज़मीर हो, सिफ्त हो जाएंगे, ठीक है। अब सिफ्त की किस्में कितनी है? देखो दोस्तों सिफ्त की किस्में, सिफ्त की 5 किस्में हैं। सिफ्त की कितनी किस्में हैं? 5। पहला है सिफ्त ज़ाती, दूसरा सिफ्त निस्बती, तीसरा सिफ्त अददी, चौथा सिफ्त मिक़दारी और 5वां सिफ्त ज़मीरी या इशारी, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद रख लेना, इनकी किस्मों को भी। आगे देखो दोस्तों अगला टॉपिक अपना ज़माने के लिहाज से फ़ैल की किस्में। अभी हमने पहले फ़ैल पढ़ा था। फ़ैल यानी किसी भी काम को क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। इसके भी प्रकार है, ये है ज़माने के लिहाज से। ज़माने यानी वक्त, ठीक है, टेंस के लिहाज से। कौन कौन सी हैं? देखो पहला है, इसकी तीन किस्में हैं ज़माने के लिहाज से। जैसे हमने ज़माने की 3 किस्में बनाई है, उसी तरह फ़ैल की भी ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में हो जाएंगी? 3। कौन कौन सी? फ़ैल माजी, ठीक है, फ़ैल हाल और फ़ैल मुस्तकबिल। सिर्फ वही माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तो हमारे ज़माने ही है, इनमें हमने क्या जोड़ दिया? फ़ैल को जोड़ दिया। यानी इन ज़मानों में जो भी काम होगा वो उसी फ़ैल के अनुसार बढ़ जाएगा। जैसे देखो पहला है फ़ैल माजी, वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो उसे फ़ैल माजी कहते हैं। माजी यानी पास्ट, ठीक है, पास्ट, गुज़रा हुआ, भूतकाल। मिसाल अजलान ने ख़त लिखा, यानी कब लिखा? गुज़रे हुए ज़माने में। राशिद स्कूल गया, यानी भूतकाल है, तो ये किस में आ जाएंगे आप? फ़ैल माजी में। अगला है आपका फ़ैल हाल। हाल यानी मौजूदा, वर्तमान, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। वे काम जो मौजूदा वक्त में किया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? फ़ैल हाल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस। जैसे सफ़वान किताब पढ़ता है, अजलान ख़त लिखता है। कौन कौन से भाई? सफ़वान किताब पढ़ता है और अजलान ख़त लिखता है, यानी वर्तमान में हो रहे हैं सारे काम, प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं, तो किस में आ जाएंगे? फ़ैल हाल में। यानी ये सारी क्रियाएँ किस में हो रही है? मौजूदा ज़माने में हो रही हैं। तीसरा है फ़ैल मुस्तकबिल, वो काम जो आने वाले यानी आइंदा वक्त में हो। मुस्तकबिल कहते हैं भविष्य, ठीक है, भविष्य काल को। जैसे हसन स्कूल जाएगा, ठीक है, तुम कामयाब हो जाओगे। ये किस में? सारे काम किस में हो रहे हैं? आने वाले वक्त में। देखो ये दोस्तों ये आपके हो गए ग्रामर के कुछ टॉपिक। इसके बाद कुछ खास टॉपिक हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दरख्वास्त है, दरख्वास्त यानी आपकी क्या है? प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा, ऑप्शन में आएगा। इसमें आपका एक तो दरख्वास्त मिलेगा, एक आपका क्या मिलेगा? ख़त मिलेगा। तो पहले हम आपको दरख्वास्त कराने, देखो दरख्वास्त निगारी, यानी दरख्वास्त लेखन, दरख्वास्त लिखना, हिंदी बोलते हैं प्रार्थना पत्र। एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, दरख्वास्त बड़े ही लोगों को लिखी जाती है और उसमें आजिज़ाना और जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे आपकी क्या दरख्वास्त को मान लिया जाए, कबूल कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए दरख्वास्त को दर्जेल हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी दरख्वास्त को लिखने के एतबार से कुछ हिस्से बनाए गए हैं, जिनमें क्या है? पहला है आपका सरनामा, दूसरा है उन्वान, तीसरा है अलकाब, चौथा है नफ्स मजमून, 5वां इख्तिताम और छठा है दरख्वास्त गुजार का पता,
ठीक है। ये दोस्तों हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसको आपको लिखने में आसानी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह इस तरीके से लिखेंगे तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और किसी के लिए भी आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। यानी इसके 5-6 हिस्से किए गए हैं, इन हिसाब से लिखेंगे आप आसानी हो जाएगी। तो एक एक करके हम मुकम्मल रूप से इनको देख लेंगे। पहला है आपका सरनामा। सरनामा किसे कहते हैं? जिस ओहदेदार को दरख्वास्त लिखनी हो पहली सतर में, यानी पेज के पहली सतर में ऊपर की तरफ, उसका क्या लिखा जाता है? दाईं तरफ उसका ओहदा और पता लिखा जाता है, यानी मुअद्दबाना अंदाज में लिखा जाता है। जैसे मिसाल तौर पे बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। दूसरा पॉइंट है उन्वान। उन्वान कहते हैं विषय को, ठीक है, मौजू को। अब इसी के नीचे दूसरी सतर में मकसद के मुताबिक दरख्वास्त का क्या लिखा जाता है? उन्वान लिखा जाता है। और उसके नीचे ख़त ज़ेरें करके वाज़ेह करें, यानी उन्वान लिखने के बाद उसका आप क्या कर दें? अंडरलाइन। जैसे मैंने लिखा है दरख्वास्त बराए रुखसती, दरख्वास्त बराए टीसी, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो इस तरह आप कोई भी मौजू को लिख सकते हैं। आगे देखिए अलकाब। तीसरी सतर में मुनासिब अलकाब लिखें। अलकाब यानी इज़्ज़त के लिए, जैसे जनाब आलिया, जनाब आलिया। अभी नोट डाल के मैंने एक चीज़ लिखी है, अलामत के बाद अलामत फ़िजाइया लगाएं, यानी अलकाब के बाद, सॉरी ये अलकाब है, अलामत नहीं है यहाँ पे, इसको क्या है? अलकाब है ना। अलकाब के बाद अलामत कौन सी लगानी है आपको? फ़िजाई अलामत। ये हमने पढ़ा था ना अभी रमूज़ों का, ये वाली अलामत लगानी है आपको, ठीक है। आगे देखें चौथा नंबर आपका नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून यानी जिसके लिए, जिस वजह से आप क्या लिख रहे हैं? मज़मून लिख रहे हैं, जिस दरख्वास्त लिख रहे हैं, उसको, उस बात को आप किस में लिखेंगे? नफ्स मज़मून, यानी वजह लिखेंगे आप इसमें। क्या करें? इस हिस्से में यानी नफ्स मज़मून में दरख्वास्त का असल मकसद बयान किया जाता है, गैर ज़रूरी बातों से बचा जाए, आगाज़ इस तरह करें। यानी जो ज़्यादा फालतू बातें नहीं लिखनी और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना, खास बातें आपको इसमें लिखनी है। जैसे मुअद्दबाना गुज़ारिश, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? मुअद्दबाना गुज़ारिश के या अदब से इल्तिमास है कि, जैसे लिखते हैं ना इससे महोदे नम्र निवेदन है कि, तो ये वाले अल्फाज हैं। अगला क्या है आपका? इख्तिताम। नफ्स मज़मून का आखिर में मुअद्दबाना और दुआइया अल्फाज से किया जाता है, यानी इसका अंत किससे कहा जाता है? दुआइया और मुअद्दबाना अल्फाज से किया जाता है। किसका? दरख्वास्त का अंत। जैसे आपकी ऐन नवाजिश होगी, ठीक है, क्या होगी? आपकी ऐन नवाजिश होगी, मैं आपका ममनून होऊंगा। ये आखिरी कलमात है। इसके बाद नीचे ये अल्फाज लिखें, क्या लिखेंगे? अल-आरिज़ या दरख्वास्त गुजार। छठा पॉइंट है आपका दरख्वास्त गुजार का पता, यानी लास्ट में आप क्या लिखेंगे? जो दरख्वास्त लिख रहा है उसका पता लिखेंगे। दरख्वास्त के आखिरी हिस्से में दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखा जाता है। देखो ये हमने थोड़ा सा पहले क्या है, दरख्वास्त का एक खाका तैयार किया है आपके लिए, यानी इस तरह आप कोई भी दरख्वास्त को इसके अंदर लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है? ये सरनामा हो गया आपका, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर या प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद जहाँ जिस जगह से लिखा जा रहा है, वो जैसे स्कूल है तो स्कूल, जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए लिख देंगे, यानी उसका ओहदा हो जाएगा या उसका क्या हो जाएगा? पता। और ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद उन्वान। अब जो भी उन्वान लिखेंगे आप, दरख्वास्त बराए टीसी, फ़ीस माफ़ी, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2। जनाब आली यह क्या हो जाएगा आपका? अलकाब, ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये हो जाएगी आपके नफ्स मज़मून, यहाँ से शुरू करनी है। मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि, जैसे कि आप किसके लिए? छुट्टी के लिए मैं आपके स्कूल के दर्जा 8 का तालिब इल्म हूँ, जो भी बात है उसमें आप इसके नफ्स मज़मून में लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी ऐन नवाजिश होगी, आपकी मेहरबानी होगी। अल-आरिज़ यानी गुजारिश करने वाले। उसके बाद नाम और दर्जा। और इधर आप क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखेंगे आप? तारीख़, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी तारीख़। तो एक हमने एक खाका लिखा है किसका? दरख्वास्त का। इस तरह आप पूरी दरख्वास्त को लिखेंगे। आगे देखिए हमने एक एक करके आपको खास दरख्वास्तें लिखी हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट लेना है, इसी में से आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएंगी। जैसे पहली दरख्वास्त है आपकी, बीमारी की वजह बताते हुए अपने हेड मास्टर को 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या लिखे? दरख्वास्त लिखे। तो कैसे शुरू करेंगे? किसके लिए लिखनी? हेड मास्टर के लिए। और दरख्वास्त किसकी? छुट्टी की है, और वजह क्या है? आप बीमार हैं। तो पहले पॉइंट क्या लेंगे? बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल सीकरी डी, ये पता लिख देंगे। उसके बाद उन्वान रुखसत बीमारी, यानी छुट्टी के लिए, किसकी बीमारी की छुट्टी है। और लास्ट में क्या? जनाब आली, ये अलकाब हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि मुझे कल शाम से बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं
आ सकता हूँ। डॉक्टर ने 2 दिन आराम का मशवरा दिया है, इसलिए मुझे 2 दिन की रुख्सत इनायत फरमाए। आपकी यह नवाजिश होगी, आपकी मेहरबानी होगी। अल आरिज़ यानी गुजारिश करने वाला, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ दर्जा, और यहाँ आप लिख देंगे तारीख। तो इस तरह आपकी मुकम्मल क्या हो जाएगी, एक दरख्वास्त हो जाएगी। इसी तरह हमने टीसी और फीस माफ़ी पे भी आपकी दरख्वास्त लिखी हैं, इनको आप एक बार मुकम्मल तरीके से देख लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपकी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आगे हमने किस पे लिखी है, फ़ीस माफ़ी पे। ये आपकी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, ये आपका फ़ीस माफ़ी पे है। ये मैं एक बार आपको थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा देता हूँ, इस तरह है ना। एक बार आप इसको पढ़ लेना मुकम्मल तरीके से, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इन्हीं में से आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए, ये हो गई टीसी पे। इसी तरह आपकी हमने एक और लिखी है इधर, ये देखो फ़ीस माफ़ी हो गई। ये वाली आपकी किस पे थी भाई, फ़ीस माफ़ी, अपनी फ़ीस माफ़ कराने के लिए। और ये हो जाएगी आपकी किसके ऊपर, टीसी हासिल करने के लिए दरख्वास्त। इसमें थोड़ा सा ख्याल रखें आप, देखो ये हो गई, यहाँ से क्या ख्याल रखें, जो आप यहाँ लिखेंगे कि मैं आपके दर्जा स्कूल का हूँ, ये थोड़ा सा इसको देख लेना। यहाँ तक तो ठीक है, सब स्कूल हो गया। यहाँ आपके क्या है, उन्वान हो गए जनाब वाली। यहाँ थोड़ा दे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैंने जमात दहम का सालाना इम्तिहान अच्छे नंबर से पास कर लिया है और मैं आगे भी तालीम जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दर्जा दहम पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया जाए, है ना। इस तरह आपको ये लिखनी है मुकम्मल। आपकी ये नवाजिश होगी, इधर तारीख लिख देंगे, ये इनाम और दर्जा लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने एक अलग से लिखी है आपके लिए दरख्वास्त कि किसके ऊपर है, मोहल्ले में हो रही गंदगी की सफाई के लिए नगर पालिका चेयरमैन साहब को क्या लिखें, दरख्वास्त लिखें। तो जाहिर सी बात है ये आपका 1 नंबर वाला पॉइंट हो जाएगा। सरनामा किसके लिए लिख रहे हैं, नगर पालिका के लिए। ये आपका उन्वान हो गया कि मोहल्ले की गंदगी है, इसको सफाई करवानी है, उसके लिए क्या लिख रहे हैं आप, दरख्वास्त। या जनाब आली, ये आपका नफ्स मज़मून हो जाएगा। ठीक है, निहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में नालियाँ ना होने की वजह से क्या है, जगह जगह गंदा पानी, जो भी मसला है आप इसमें आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मुकम्मल तौर से लिखनी है और ये आपकी यहाँ से कंप्लीट दरख्वास्त हो जाएगी। एक बार इसको ढंग से देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इसको पढ़ सकते हैं आप, है ना। ये आपकी हो गई दरख्वास्त कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा खतूत यानी ख़त, जिसको आप बोलते हैं लेटर। क्या है भाई, लेटर। हाँ तो दोस्तों अगला पॉइंट है अपना ख़त। देखो इन दोनों में से एक आएगा आपको, या तो दरख्वास्त लिखनी है ऑप्शन में आएंगे, या फिर आपको क्या लिखना है, ख़त। और 4 नंबर का सवाल है और 100% आपको ये करना ही होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बताया है और इस तरीके से आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह कोई सी भी आप दरख्वास्त लिख सकते हैं जो हमने दरख्वास्त बताई है आपको। तो इसी तरह हम ख़त को पढ़ेंगे। खतूत निगार यानी ख़त लेखन। ख़त को मकतूब नामा और रकाबी कहते हैं, यानी ख़त का दूसरा नाम क्या है, मकतूब या नामा और रकाबी इसको कह सकते हैं आप। आपसे पूछो ख़त का दूसरा नाम क्या है, मकतूब। एक चीज़ कातिब या मकतूब निगार। कातिब किसको कहते हैं या मकतूब निगार, ये थोड़ा एक नंबर का सवाल बन सकता है। कातिब या मकतूब निगार कहते हैं ख़त लिखने वाले को। और एक होता है मकतूब अलैह, जिसको ख़त लिखा जा रहा है। ऐसे समझो ख़त लिखने वाला क्या कहलाएगा, कातिब, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है वो मकतूब अलैह। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। तीसरी चीज़ क्या है, ख़त की 2 किस्में होती है, यानी ख़त को जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, इसी तरह ख़त की क्या होती है, 2 किस्में। एक होता है रस्मी और दूसरा गैर रस्मी। दूसरा ख़त क्या होता है, गैर रस्मी। एक सवाल और ध्यान रखना आप इसमें, ख़त की जमा क्या होगी, ख़त की जमा होगी क्या होगी भाई, खतूत। ठीक है, क्या होगी, खतूत। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, 1 नंबर का सवाल इस तरह का बन सकता है आपके पेपर में। ठीक है, आगे देखिए, यानी ख़त की कितनी किस्में होती है, ख़त 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रस्मी यानी फॉर्मल और गैर रस्मी इनफॉर्मल। रस्मी ख़त कौन से होते हैं, वो ख़त जो किसी साहिब इख्तियार अहदेदार को लिखे जाते हैं, क्या लगता है, रस्मी ख़त कहलाते हैं। इनकी 3 किस्में होती है, उमूमी, कारोबारी और सरकारी। अब होते हैं गैर रस्मी ख़त, वो ख़त जो अपने रिश्तेदार, दोस्तों और अजीज़ और अकारिब को लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं, गैर रस्मी ख़त। आपको जो ज़्यादातर आते हैं वो गैर रस्मी ख़त में से ही पूछे जाते हैं। कौन से में से, इनफॉर्मल लेटर में से पूछे जाते हैं। अब देखो जिस तरह हमने दरख्वास्त के पढ़े थे कुछ अज्जाए तरकीबी, ठीक है, इस तरह ख़त के भी क्या होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं लिखने के एतबार से। तो इसमें ख़त को मंदरजा झेल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है मुकाम व तारीख, मुकाम यानी जिस जगह से आप लिख रहे हैं, और तारीख। दूसरा है अलकाब, तीसरा है नफ्स मजमून, चौथा है इख्तिताम,
पाँचवा है मकतूब निगार का नाम और छठा है मकतूब अलैह का नाम। मकतूब निगार यानी जो लिख रहा है और मकतूब अलैह जिसको लिखा जा रहा है। तो एक एक पॉइंटों को जल्दी से देख लेंगे, है ना। पहला पॉइंट है आपका मुकाम व तारीख, यानी मुकाम व तारीख। इसमें क्या लिखेंगे आप, ख़त के शुरू में पहली सतर के दाएं तरफ या कोने में ख़त लिखने वाले का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तारीख लिखी जाती है। यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप कागज़ के जो पेज है आपका उसके ऊपर दाईं तरफ क्या लिखेंगे, जो ख़त लिख रहा है उसका क्या जगह जहाँ से ख़त लिख रहे हैं और वो तारीख, जिस तारीख को आप ख़त लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। देखो जैसे इम्तिहानी कमरा, क्योंकि आप कहाँ से लिख रहे हैं, इम्तिहान घर से लिख रहे हैं, इम्तिहान गाह या इम्तिहानी कमरा। अगर ये नहीं है तो अगर आप कोई भी अपना पता लिख सकते हैं और ये आपकी तारीख होगी 10 अक्टूबर 2024। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, अलकाब। वही अलकाब यानी इज़्ज़त के एहतराम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मुकाम व तारीख के बाद, देखो अलकाब का है, मुकाम व तारीख के बाद तीसरी सतर के दरमियान में अलकाब लिखे जाते हैं। पहली लाइन में इम्तिहान कमरा हो गया, दूसरी में तारीख हो गई और तीसरे में आपके अलकाब। और अलामत फ़िजाइया लगाई जाती है, यानी अलकाब के बाद कौन सी अलामत लगाएंगे, ये वाली अलामत फ़िजाइया वाली। कैसे लिखेंगे, जैसे मोहतरम अब्बा के लिए लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान, दोस्त के लिए लिख रहे हैं प्यारे दोस्त, ठीक है, या अजीज दोस्त या मोहतरम वालिदा, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट आपका नफ्स मजमून। इस हिस्से में ख़त का मकसद बयान किया जाता है। नफ्स मजमून हो या फिर जो दरख्वास्त की नफ्स मजमून, इसमें क्या है, मकसद लिखा जाता है, जिस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं। ख़ास ख़ास बातें लिखी जाती हैं और नफ्स मजमून में ख़ास ख़ास बातें लिखी जाती हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, नफ्स मजमून की शुरुआत अस्सलाम वालेकुम या आदाब जैसे अल्फाज के करनी चाहिए। यानी कैसे अल्फाज, या तो दुआ सलाम करेंगे या फिर आदाब, इन अल्फाज से आप क्या करेंगे, नफ्स मजमून की शुरुआत करेंगे और अलामत फ़िजाइया लगाएंगे, ठीक है। अब चौथा नंबर है इख्तिताम। जिस सतर पर नफ्स मजमून ख़त्म हो उसके नीचे वाली सतर पर अलविदा और दुआई अल्फाज नफ्स मजमून ख़त्म होने पर लिखने जाते हैं। नफ्स मजमून ख़त्म होती है तो लास्ट में दुआ अल्फाज लिखे जाते हैं। जैसे अगर वालिद के लिए लिख रहे हैं तो आप आपकी दुआओं का तालिब या आपका फर्मा बरदार बेटा या बेटी। अगर बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं, हम उम्र के लिए, तो आपका प्यारा, दोस्त है तो दोस्त, ठीक है, ये भाई है तो भाई, बेट वो अगर छोटा भाई है तो छोटा भाई, ठीक है। इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, मकतूब निगार का पता। मकतूब निगार जो क्या लिख रहा है, ख़त लिख रहा है। इख्तितामी अल्फाज के नीचे वाली सतर पर अपना क्या लिखे, नाम व पता लिखे, जिससे पता चल जाए कि भाई ये ख़त कहाँ से आया। जैसे वस्सलाम तुम्हारा दोस्त या आपका बेटा या आपका भाई जो भी है, उनके नीचे क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। आगे देखिए लास्ट वाला पॉइंट क्या था, लास्ट वाला पॉइंट था छठा नंबर, जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसका पता। ये आप जानते हैं कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिफाफे पर लिखा जाता है। कि हमने कुछ ख़त आपके लिए लिखे हैं, इनको एक बार पढ़ लेंगे, है ना, कौन कौन से ये देख ले। दोस्त के लिए, वालिद के लिए, इस तरह ये ख़त हैं। पहला अपनी तालीमी हालात से आगाह करने के लिए अपने बड़े भाई के नाम ख़त लिखे। यानी आप कहीं पढ़ रहे हैं हॉस्टल वगैरह में, तो अपने तालीम के बारे में बताने के लिए, एजुकेशन के बारे में, स्टडी के बारे में बताने के लिए क्या अपने भाई को, बड़े भाई को क्या लिखे, ख़त लिखे। देखो वही चीज़ें पहले क्या लिखेंगे, जहाँ आप हैं उस जगह का नाम और दूसरी तारीख, यानी गांधीनगर जयपुर 10 मार्च 2024, प्यारे भाईजान, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बासलाम अर्ज़ है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। ये आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका ख़त मिला जिससे मालूम हुआ कि आपने मेरी तालीम के बारे में पूछा। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमारे सालाना क्या चल रहे हैं, सालाना इम्तिहान के नतीजे आए हैं। मैं अपनी जमात में दूसरे नंबर पाया। असातिज़ा मेरे फ़ेल से खुश हुए, यानी मेरे इस काम से क्या हुए, इस अच्छे काम से खुश हुए। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी अच्छे नंबरात लाता रहूँगा। घर में सब लोग खैरियत से हैं, आपका इंतज़ार है। वस्सलाम, ठीक है। तो बड़े भाई के लिए आपका प्यारा, ठीक है भाई। लास्ट में क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने क्या लिखा है, वालिद का नाम ख़त। इसको और एक बार देख लेना आप, है ना। ये क्या हो जाएगा, वालिद का नाम ख़त। इसको मैं आपके लिए देख रहा हूँ, थोड़ी देर इसको पढ़ सकते हो आराम से आप, है ना। इसमें प्यार यहाँ जी, यहाँ क्या जाएगा, जनाब वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये सारा इस तरह आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। आपका फरमाबरदार बेटा नाम, ठीक है। ये दोस्तों हमारा चैनल है MD इशफाक के नाम से। तो ये दोस्तों इस तरह अपने क्या हुए, ख़त कंप्लीट हो गए, ठीक है। इनको आप दे सकते हो ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको पढ़ लेना।
ठीक है दोस्तों। अगर देखो एक बार देखने से वीडियो समझ ना आए तो आप दोबारा देख सकते हैं आराम से रोक रोक कर, ठीक है, स्लो मोशन में देख सकते हैं, या फिर आप इनको दरख्वास्त का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख भी सकते हैं ना, इससे अच्छी तरह। इंशाल्लाह एक दो टॉपिक हो रहे हैं आपको, उनको अभी हम आपको लास्ट में कराएंगे, नज़म और गज़ल, उनको भी साथ में ही आपको करा देंगे। अगला टॉपिक है दोस्त अपना गज़ल। देखो इसमें से सवाल कैसे बनते हैं मैं बता दूंगा आपको। इसमें से जो आपके अज़ाए तरकीबी हैं गज़ल के, उनमें से आपके सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार भी सवाल पूछा गया है मक्ता मतला वगैरह इनमें से, तो इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ें एक बार, है ना। गज़ल के इनमें से एक भी सवाल आपको बाहर नहीं जाएगा। पहले देख लें गज़ल कहते किसे हैं। देखो शायरी की आबरू कहा जाता है गज़ल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं चलता ही नहीं है। तो देख लेंगे गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आज बोले गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है भाई। गज़ल किसका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लुगत में यानी कुंजी में जिसके मायने क्या है, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, ठीक है, इसके लफ्ज़ी मायने हो गए। परिभाषा की बात करें, वो अशआर जिनमें शायर अपनी माशूका के हुस्न व जमाल की क्या करता है, तारीफ़ करता है और उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करता है, उसे क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। ये तारीफ़ तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखें गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे पॉइंट क्या है, उर्दू और इस अमल को, जो ये अमल किया जाता है ना, हुस्न तारीफ़, औरतों की हुस्न तारीफ़ करना, अपनी महबूबा की तारीफ़ करना, सरापा खींचना, ये सब क्या कहलाते हैं, तगज़्ज़ुल। ये अमल क्या कहलाता है, तगज़्ज़ुल कहलाता है। गज़ल में अरबी में गज़ल इश्क़ आश्कार को कहते हैं, यानी अरबी में गज़ल किसको कहते हैं भाई, इश्क़ आश्कार। इश्क़ यानी मोहब्बत के, आशार यानी शेर, ठीक है। गज़ल अरबी से फ़ारसी में आई और फ़ारसी से उर्दू में, यानी गज़ल पहले किस में थी, अरबी अदब में थी, अरबी अदब के बाद फ़ारसी में आई, फ़ारसी से किस में आई, उर्दू में। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ है, जिसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है, यानी मुकम्मल इकाई की हैसियत रखता है। यानी गज़ल में देखेंगे आपके हर शेर अलग ही मतलब देगा। गज़ल में रदीफ़ फ़ारसी शायरों की दीन है। गज़ल में मौजू की तो कोई कैद नहीं, यानी गज़ल किसी भी मौजू पर, किसी भी टॉपिक पर गज़ल लिखी जा सकती है। आमतौर पर गज़ल में 5 से 19 अशार होते हैं। कितने भाई, 5 से 19 अशार होते हैं। आगे देखिए, गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गज़ल के अज़्ज़ाए तरकीबी, 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गज़ल के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से होते हैं, पहला मतला, दूसरा रदीफ़, तीसरा काफ़िया, चौथा मक्ता और पाँचवा बहर। इनमें से आपको एक सवाल 100% बनता है, चाहे मतला पूछे, रदीफ़ पूछे, काफ़िया पूछे या मक्ता पूछे। एक चीज़ और होती है तखल्लुस, ठीक है, इनको ज़रूर आप याद रखें। तो पहला पॉइंट देख लेंगे, मतला किसे कहते हैं, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। यानी गज़ल का जो पहला शेर वो क्या कहलाता है, मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे क्या होंगे, हम काफ़िया और हम रदीफ़। अब ये भी बता देंगे आपको रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है। देखो रदीफ़ किसे कहते हैं, वो अल्फाज जो गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में एक जैसे अल्फाज के तौर पर आए, वो क्या कहलाते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। अभी ये मिसाल के साथ समझेंगे हम सारी चीज़ें। आगे देखिए एक बार आप, काफ़िया वो अल्फाज जो रदीफ़ से पहले हम वज़न लफ्ज़ की शक्ल में बदल कर आते हैं, क्या कहलाते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। देखो मिसाल, इसमें आप सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, मतलब क्या कहलाता है। देखो क्या करें, इस शेर को पढ़ो, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। देखो ये आप कैसे पता लगाएंगे कि मतला है। देखो इसके दोनों मिसरे यानी पंक्तियाँ क्या हैं, हम काफ़िया हम रदीफ़ क्या है, ये आखिरी कीसी है, ये तो हो गया कि आपके क्या, रदीफ़। ये कीसी वाला लफ्ज़ है ना, ये तो हो गए आपके रदीफ़। और हबाब और शराब ये हो गए काफ़िया। अब दोनों मिसरों में आपके रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल किए गए, इसलिए क्या हो गया, मतला। और मतला क्या है, गज़ल का पहला शेर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आपका, यानी समान अल्फाज आएंगे वो तो आपके क्या हो जाएंगे, रदीफ़, और अल्फाज का तलफ़ुज़ तो एक जैसा होगा लेकिन मायने के लिए अलग अलग होंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके काफ़िया। ये क्या हो जाएंगे भाई, काफ़िया, ठीक है। आगे देखिए, मक्ता गज़ल का आखिरी शेर है। मक्ता किसे कहते हैं, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। जैसे मीर उन्नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की। अब कैसे पता लगे गज़ल का आखिरी शेर है, क्योंकि मीर क्या है, मीर जो ये दे रखा है ये क्या है, तखल्लुस है, किसका, मीर तकी मीर का। तो ये क्या होगा, गज़ल का आखिरी शेर। अब तखल्लुस किसे कहते हैं, अब आगे देखेंगे तखल्लुस किसे कहते हैं, सारी चीज़ आपको भी बताते हैं। बहर गज़ल के अशार को नापने या वज़न करने का पैमाना क्या कहलाता है, बहर कहलाता है, जिससे पता चलता है जो मिसरे हैं यह एक वज़न में लिखे गए हैं। ये देखो तखल्लुस,
तखल्लुस किसे कहते हैं, ये है तखल्लुस आपका। शायर जो अपना शायराना नाम रखता है उसे ही क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। जैसे मीर, मीर तकी मीर का क्या हो जाएगा, मीर। गालिब का, ये मिर्ज़ा गालिब का क्या हो गया, मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, ये हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब का गालिब, ठीक है, ये हो जाएगा तखल्लुस। ये पॉइंट हो रहा है दोस्तों आपका नज़म। देखो नज़म और गज़ल आपसे पूछ रहे, नज़म की ज़िद क्या हो जाएगी, नसर, और नसर की ज़िद हो जाएगी नज़म, ठीक है, यानी विलोम शब्द मुतज़ाद। नज़म किसे कहते हैं, नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जैसे गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ था, इसी तरह नज़म भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके मायने लड़ी में मोती पुरोना, इंतज़ाम करना है, तरतीब देना है, ठीक है, ये हो गए नज़म के लफ्ज़ी मायने। तारीफ़ में इसकी परिभाषा देखें, शायरी की वो सिर्फ जिसमें किसी ख़ास मौजू पर लगातार अपने ख़याल का इजहार किया जाता है वो क्या कहलाती है, नज़म कहलाती है। यानी एक ही मौजू होगा उस पर लगातार मुसलसल अपने ख़याल पेश किए जाएंगे, वो क्या कहलाएगी, नज़म कहलाएगी। नज़म नसर की ज़िद के तौर पर भी बोली जाती है, नसर का विलोम शब्द क्या होगा, नज़म होगी। नज़म आम तौर पर किसी एक मौजू से ताल्लुक़ रखती है, एक ही टॉपिक से संबंधित होगी, ठीक है। नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके गर्द पूरी नज़म घूमती है, एक ही केंद्र होगा, उसके चारों ओर उसका मफ़हूम घूमेगा, ठीक है। गज़ल के अलावा शायरी की सभी असनाफ किस में दाखिल है, नज़म में दाखिल है। गज़ल के अलावा जितनी भी सिन्फ़ हैं वो किस में दाखिल है, नज़म में। नज़म के लिए कोई मौजू की कैद नहीं, मौजूदा दौर में हर मौजू पर क्या लिखी जाती है, नज़म। हर टॉपिक पर, हर उन्वान पर नज़म लिखी जाती है। ये थोड़े से देख लेना, साख्त के एतबार से, बनावट या रचना के एतबार से क्या है नज़म की किस्में। पहली है पाबंद नज़म, दूसरी नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म। ये इसकी आप ऐसे कह सकते हैं नज़म की क्या है, प्रकार हैं। पहली है भाई आपकी क्या है, पाबंद नज़म। पाबंद से ही लफ्ज़ से पता चला, पाबंद यानी किसी चीज़ की क्या हो, पाबंदी हो। वो नज़म जिसमें किसी बहर के इस्तेमाल और काफ़ी तरतीब की उसूलों की क्या हो, पाबंदी हो, क्या कहलाती है, पाबंद नज़म कहलाती है। नज़्म मुअर्रा वो नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़ी की पाबंदी ना हो, वो क्या कहलाती है, नज़्म मुअर्रा। इसमें सारी चीज़ों की पाबंदी होगी पाबंद नज़म में। इसमें सिर्फ क्या है, मिसरे बराबर होंगे लेकिन काफ़ी की कोई पाबंदी नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी आपकी नज़्म मुअर्रा। और इसका दूसरा नाम नज़्म आरी भी है, और अंग्रेज़ी में इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्स, ठीक है। तीसरा है आपका आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म के ऐसी नज़म जिसमें, देखो लफ्ज़ से पता चल रहा आज़ाद यानी कोई पाबंदी ना हो। ऐसी नज़म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और ना ही बहर के इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो जाएँ, यानी मिसरे भी छोटे बड़े, ना रदीफ़ की पाबंदी ना काफ़िए की, वो क्या कहलाती है, आज़ाद नज़म। क्या कहलाती है भाई, आज़ाद नज़म। चौथी आपकी नसरी नज़म। लफ्ज़ से पता चल रहा है नसर यानी ऐसे लिखी गई हो जैसे कोई सबक हो, ठीक है। नसर वो नज़म जो छोटी बड़ी सतरों पे यानी लाइनों पे टिकी हो, यानी लिखी गई हो, रदीफ़ काफ़िए की कोई पाबंदी ना हो, ठीक है। अंग्रेज़ी में इसके लिए फ्री वर्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये हो गई आपकी नज़म वगैरह मुकम्मल। तो इनमें से भी आपके सवाल बन सकते हैं कि नज़म किसे कहते हैं, नज़म कितने किस्में होती हैं, ठीक है, इस तरह गज़ल में से। तो ये हो गए दोस्तों आपकी मुकम्मल, एक ही क्लास में हमने आपकी क्या है, टेंथ क्लास की जो RBSC की पूरी ग्रामर है वो हमने आपको कंप्लीट करा दी है। इंशाल्लाह इनमें से एक भी आपका क्या है, बाहर नहीं जाएगा। 10th क्लास की पूरी कंप्लीट क्या हो गई, आपकी ग्रामर हो गई। देखो दोस्तों, एक क्लास में आपको ये समझ नहीं आएगी, आप दोबारा इस क्लास को देखना, फिर आपके समझ में जाएगी। अगर एक घंटा 2 बार देख ली तो मात्र 2 घंटे में, थोड़ा बढ़ा कर देख लेना, जल्दी हो जाएगी। यानी 1.5 घंटे में मात्र आपकी कंप्लीट ग्रामर उर्दू की हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई समझना है तो कमेंट में ज़रूर करना, दोबारा इंशाल्लाह और बेहतरीन तरीके से आपको लाएंगे।